सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं बात करूंगा पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC1 का जो पेपर है उसके बारे में। प्यारे बच्चों, CC1 के पेपर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के लिए हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन किस प्रकार हुआ, क्या अप्रोचेस थे, क्या अवधारणा थे जो वेस्टर्न इतिहासकार थे, विद्वान थे, उनकी क्या प्राचीन इतिहास के प्रति उनकी धारणा थी। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा भारत में वैदिक युग से प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वेदों की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, अरण्यक हुए, ब्राह्मण हुए, पुराण हुए, महाकाव्य की रचना हुई। ऐसे जो स्रोत थे, ऐसा जो लेखन था, वो वैदिक युग से प्रारंभ हो गया था। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन है, इसका प्रमाण वैदिक सभ्यता से देखा जाता है। प्यारे बच्चों, वेस्टर्न के जो इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास लेखन जो प्राचीन की रही है उसके प्रति बहुत उदासीन है। उनकी धारणा हमारे इतिहास लेखन के प्रति विपरीत है। वो तर्क देते हैं कि भारतीय जो लोग थे, इतिहास लेखन के प्रति उनकी रुचि नहीं थी, वो केवल अध्यात्म जीवन व्यतीत करते थे, उनको अतीत से कोई मतलब नहीं था, वे भविष्य के बारे में चिंता करते थे, उसका कोई स्रोत नहीं है। ऐसे बहुत सारे तर्क देते हैं, कोई सोर्सेज नहीं है। कोई तो इतिहासकार बोलते हैं कि यदि भारत की प्राचीन परंपरा इतना ज़्यादा मजबूत था तो जिस प्रकार से यूनान, रोम में बड़े बड़े इतिहासकार का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए, तो ऐसा भारतीयों को भी तो होना चाहिए था। उनका नाम तो कहीं नहीं मिलता है। हेरोडोटस का नाम मिल रहा है, थ्यूसिडाइड्स का नाम मिल रहा है, लिबी का नाम मिल रहा है, पोलेबियस का नाम मिल रहा है। उसी प्रकार से भारतीय इतिहासकार का भी तो नाम होना चाहिए, तो ऐसा तो इसमें नाम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार ने इस तर्क को देकर के हमारी जो प्राचीन इतिहास की परंपरा है उसकी आलोचना की, कमियां निकालने का प्रयास किया। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत सारे इसके सपोर्टर हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा बहुत अच्छी थी। कई भारतीय इतिहासकार हुए जिन्होंने इसका सपोर्ट किया। एन नीलकंठ शास्त्री, गिरिजाशंकर मिश्र, गोविंद चंद्र पांडे, RC मजूमदार, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुए जिन्होंने इस बात का सपोर्ट किया कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के प्रति भारतीय जागरूक थे। और ऐसी कोई बात नहीं है जो वेस्टर्न इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार भी, प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ का भी कुछ हैं, जैसे
फिर आनंद शास्त्री जी, ऐसे कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने कालक्रम को लेकर, तिथि को लेकर भारतीयों का जो उदासीनता है उसको सामने का रखने का प्रयास किया। तो कुछ इतिहासकार भारतीय भी थे जो हमारी प्राचीन इतिहास लेखन के प्रति उनकी विचार सही नहीं थी, लेकिन उनके सारे तर्कों को आगे चल करके जो भारतीय इतिहासकार हुए, जो इस बात का खंडन किया कि यहाँ पर स्रोतों की कमी थी, यहाँ इतिहासकारों में प्रतिभा नहीं थी, यहाँ के लोग अपने अतीत के प्रति विश्वास नहीं करते थे, इन सारे खंडों को उन्होंने एक एक करके करने का प्रयास किया, उसका खंडन किया और उन्होंने बताया कि भारतीयों के रग रग में उनके अतीत के प्रति सम्मान था। ये धारणा कि भारत के लोग वर्तमान यानी अतीत से ज़्यादा वो जो है सो भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनको बस अध्यात्म से मतलब है, दुनिया में क्या चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है इसके प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसका वो खंडन किए। उन्होंने बताया कि भारतीय लोग अपने अतीत की जो किए हुए कलाप हैं, संस्कार हैं, नियम हैं, कानून हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं, उनके प्रति वो सचेत रहते हैं, उनका वो रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य से भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि हमारी पूर्वज, हमारी वंश जिस प्रकार की वो संस्कार देके गए हैं, आज भी हम लोग उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में हमारी संस्कार थी, कल्चर था, वो आज भी झलक है। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद कितनी प्राचीन सभ्यता हुए वर्ल्ड में, उसकी संस्कार, उसका तरीका सब कुछ बदल गया है, लेकिन भारत में वो अध्यात्म, वो संस्कार, अपने पूर्वजों के प्रति विश्वास, उनका आदर, उनका सम्मान, आज भी हम लोग उस परंपरा को मान रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर का प्रादुर्भाव हो गया है, विश्व को चपेट में ले लिया है, कि आज हमारी संस्कृति उसमें घुल मिल जाती। लेकिन चूँकि भारतीय लोगों में उनके पूर्वज के प्रति एक घनिष्ठ आस्था होती है, सम्मान होता है, कि आज हम लोग अपने पूर्वज, अपनी परंपरा को रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए ये कह देना कि भारतीय लोग अपने अतीत के बारे में नहीं सोचते थे, उनका सम्मान करते, बल्कि वो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते थे, ये कहना गलत था। दूसरी बात, जहाँ तक कोई इतिहासकार जो स्रोतों को लेकर बोलते हैं कि भारत का इतिहास लेखन होगा कैसे, स्रोत ही नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बताया होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की कोई स्रोतों की कमी नहीं है। देयर इज नो लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द एंशियंट हिस्ट्री राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैव आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, देयर आर मेनी सोर्सेज। इसलिए कोई यदि बोलते हैं कि हमारे इतिहास लेखन के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए सोर्सेज की कमी है, स्रोतों की कमी है, तो ये निराधार है। क्योंकि आप देखे होंगे पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, शिलालेख, मुद्रा, मूर्तियां, प्रस्तुति पत्र जो भी हैं, अभिलेख, अशोक का जो शिलालेख है, तो इस तरह से स्रोतों की कोई कमी नहीं है। भारत में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी बहुत काफ़ी है, साहित्यिक स्रोतों का भी कोई कमी नहीं है। जैसे आप वैदिक साहित्य को ले सकते हैं, वेद है, पुराण है, महाकाव्य है, धर्मेंद्र साहित्य है, जो गैर धार्मिक साहित्य से, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, कलहन का राजतरंगिणी, ऐसे
कई प्रमाण हैं, ऐसे कई साहित्यिक स्रोत हैं जो यह प्रमाणित कर देता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। यदि कोई इतिहासकार स्रोतों को आधार मानकर, स्रोतों को कमी को लेकर भारतीय इतिहास लेखन प्राचीन काल का जो हुआ है उसके प्रति वो यदि ये बोलते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए स्रोतों की कमी थी, तो ये निराधार है। क्योंकि यहाँ जो इतिहास लेखन हुआ वो सोर्सेज का आधार पर हुआ, और मैं भी बताया कि कोई स्रोतों की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसी वेद है, पुराण है, उपनिषद है जो कई ज्ञाता का वर्णन करता है, कई इतिहास को वर्णन करता है, कई चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है। प्रशस्ति पत्र हैं, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति आप सुने होंगे। और अभिलेखों में जो कुछ लिखवाया गया, खुदवाया गया, नियम कानून जो लिखे थे, इससे पता चलता है कि वहां का स्थिति कैसा था, राजा का प्रजा के प्रति क्या विश्वास था, क्या सम्मान था, वो क्या करना चाहते हैं। मुद्राओं में कभी देवियों की मूर्तियां मिलती है, शिवलिंग मिल रहे हैं, कहीं मूर्तियां मिल रही है। इससे क्या होता है? ये सब दिखाने का प्रयास करता है कि उस समय के शासक किस देवता के प्रति उनका झुकाव था, धार्मिक थे कि नहीं। मुद्राएं कहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए स्वर्ण सिक्के, इससे पता चलता है वहां का इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कैसा वहां की आर्थिक स्थिति थी। इस तरह से यहां कोई स्रोतों की कमी नहीं है, स्रोत यहां भरे पूरे हैं। इसलिए यहां के इतिहासकार ने इस बात का खंडन किया कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। प्यारे बच्चों, हमारी जो महाकाव्य है, हमारी जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो बताता है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए प्रजा के प्रति। राज्य व्यवस्था का पूरा सिस्टम बताता है। आज जो व्यवस्था है, आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, अधिकारी, ये सब उस समय की परंपरा है। मौर्यन डायनेस्टी में देखा जाता है, प्रधानमंत्री का पद उस समय था, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से यहां पर जो इतिहास लेखन हुआ है। दूसरी बात, फॉरेनर जो ट्रेवलर आए, अब सुनते होंगे फायान आए थे, बानभट्ट आए थे, इतिसिंह आए थे, ठीक है, बहुत सारे लेखन हुआ है। मेगास्थनीज का इंडिका, इससे भी इतिहास का पता चलता है, वहां की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, उसके प्रति जो जिस इतिहासकार का ये भावना था कि भारत में स्रोतों की कमी थी, प्यारे बच्चों, बहुत सारे वेस्टर्न इतिहासकार और खुद भारतीय इतिहासकार ने उनकी इस बातों का खंडन किया, उनको प्रमाण दिया कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें भारत धनी था, और बहुत सारे इतिहास लेखन हुआ जिसका प्रमाण मैं आपको अभी देने का प्रयास किया। तो इसलिए इतिहास लेखन की परंपरा को तर्क देते हुए आप कुछ स्रोतों का भी वर्णन कर दीजिएगा। वेद, पुराण, महाकाव्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कश्मीर का इतिहास यदि हमको जानना है तो उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत, सबसे ऑथेंटिक स्रोत कल्हन का राजतरंगिणी है। कल्हन का राजतरंगिणी से कश्मीर की पूरी हिस्ट्री बताया जा सकता है, कौन से वहां शासक हुए, वहां की स्थिति कंडीशन क्या थी। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा
बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे स्रोत हैं जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन हुआ। कई प्राचीन भारतीय इतिहासकार हुए जिन्होंने इतिहास लेखन का काम किया, जैसे अभी आपको मैं बताया एम लिंकन शास्त्री, आर.सी. मजूमदार, ठीक है। तो इस तरह से गोविंद चंद्र पांडे, ये सब सारे जो इतिहासकार हैं प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन इन्होंने किया है, इनकी अप्रोचेज रही है। इसलिए ये सारे पॉइंट को आप प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में इसको शामिल कीजिएगा और लास्ट में अपना एक कंक्लूजन दीजिएगा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन भारत में अच्छे ढंग से हुआ। इसमें स्रोतों की कोई कमी नहीं थी, प्राथमिक स्रोत भी काफ़ी संख्या में थे, द्वितीयक स्रोत भी थे, यानी स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ जो इतिहास लेखन हुआ वो उसका आधार पुरातात्विक भी रहा, साहित्यिक को आधार बनाया गया और इस तरह से यहाँ पर इतिहास लेखन का काम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अपना एक कंक्लूजन आप अंतिम में दे दीजिएगा कि इतिहास लेखन की परंपरा में भारत बहुत ही आगे था, यहाँ कोई स्रोतों की कमी नहीं थी, पुरातात्विक स्रोत भरे पूरे थे। आज भी खुदाई में हमारे यहाँ आज भी खुदाई करने के बाद कई तरह के प्राचीन स्रोत मिल रहे हैं जो इतिहास को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन हुआ बहुत ही ऑथेंटिक हुआ और किसी तरह का स्रोतों की कमी यहाँ नहीं थी। साहित्यिक लेखन हुआ, इतिहास लिखा गया, उसका आधार स्रोतों के द्वारा ही हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास लेखन केवल कहानी ही नहीं है, बल्कि इसको लिखने के लिए प्रमाण होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन हुआ है उसमें स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। स्रोतों को आधार बनाकर, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, इसके आधार पर इतिहास लेखन का कार्य हुआ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का वीडियो में मैं आपको जो ग्रीको रोमन परंपरा है, यानी यूनान में इतिहास लेखन कैसे हुआ, जैसे आप उसमें आपको बताएंगे हेरोडोटस के बारे में, थुसिडाइज के बारे में, और इसी प्रकार से आपको मैं फिर आगे चल करके रोमन इतिहास काल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।